नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेरियाल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा माउंटबेटन योजना से संबंधित। और इससे पहले अपने चर्चा की थी क्रिप्स मिशन से संबंधित, कैबिनेट मिशन से संबंधित और अंतरिम सरकार से संबंधित। भारत में किस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई और फिर आगे चल करके पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान दिया गया और भारत का विभाजन कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति कैसे पैदा हुई, तो वो सारी चर्चा करके उसके बाद माउंटबेटन योजना की चर्चा अपने करने वाले। तो देखो, एक चीज अपने देखिए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और ये प्लान कब का था, ये मिशन कब का था? 1946 का। 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। 3 सदस्य था और इसमें एक प्रावधान था अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार। और अपने ये चीज देखिए, अंतरिम सरकार जो कि 2 सितंबर 1946 को गठित की गई थी। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कैबिनेट मिशन में एक ये भी प्रावधान था कि पाकिस्तान प्रकार जैसे किसी भी प्रकार के देश का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब भारत का विभाजन नहीं होगा, ये सिरे से इसमें बात को नकार दिया गया था। अब ये पाकिस्तान को, जो मुस्लिम लीग थी, उसको पता लग गया कि अब इस प्रकार का कोई भी देश बनने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपनी बात को बार बार दोहराते हुए अंतरिम सरकार में नहीं जाने का फैसला किया। और इन्होंने क्या किया? 16 अगस्त 1946 इसको मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे। इसका मतलब ये हो गया कि मुस्लिम लीग साफ साफ ये चाह रही है कि हमें पाकिस्तान चाहिए और हम अंतरिम सरकार का विरोध करते हैं। अंतरिम सरकार वही जिसके अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। परंतु ये बात मुस्लिम लीग को नहीं जमी, तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो मुस्लिम रियासत थी, इन मुस्लिम रियासतों के अंदर ये इन लोगों ने क्या किया? सांप्रदायिक दंगे किए। और उसी सांप्रदायिक दंगों को ही अपन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में देखते हैं। तो इसके बाद किसी प्रकार का कोई ऑप्शन था नहीं। आपको बताया कि क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, इस प्रकार के विभिन्न प्रयास करके देखा गया, परंतु दोनों दलों में इस बात को लेकर के कोई सहमति नहीं बनी। अब अपन देखते हैं कि जब सहमति नहीं बनी तो क्या हुआ। जब सहमति नहीं बनी तो एक योजना आई जिसका नाम है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। और इसी योजना को अपन 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। 3 जून योजना। और इसे बालकन प्लान भी कहा जाता है। बालकनी प्लान। अब देखो आप, ये जो बालकन प्लान है कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसके बाद माउंटबेटन योजना जो आई, इस माउंटबेटन योजना का उद्देश्य क्या था और ये गठित क्यों की गई? तो इसका बैकग्राउंड ये है कि वीपी मेनन इन्होंने कहा कि अब जब ये दोनों दल आपस में सहमत नहीं है, तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया, एक योजना तैयार की। और इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेजा गया। इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? अप्रूव कर दिया, इसे अनुमोदित कर दिया। इसके बाद ये जो प्लान था, प्लान का मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन से संबंधित, माउंटबेटन को जब ये भेजा गया, उन्होंने अप्रूव किया। इसके बाद इसे ब्रिटिश संसद के पास भेजा गया। ब्रिटिश संसद ने भी इसको पारित कर दिया। तब ये माउंटबेटन ने इस योजना को प्रस्तुत किया 3 जून 1947। अब देखो, माउंटबेटन से संबंधित थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। हुआ क्या था
कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट एटली, और उन्होंने एक घोषणा की। इस घोषणा को क्लेमेंट एटली यानी एटली घोषणा कहा जाता है। यह घोषणा की 20 फरवरी 1947 को, और इन्होंने कहा कि भाई 30 जून 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और इसके लिए एक प्लान बनाया इन लोगों ने, और वो प्लान ये बनाया कि जो लॉर्ड वेवेल थे, इस वेवेल की जगह है मार्च 1947 को वेवेल की जगह किसको बना दिया? वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन को। अब देखना आप कि एटली, ये पहले से अपन देख रहे हैं कि क्रिप्स मिशन में ये बात पता लग रही है कि अब भारत को आजाद करने से संबंधित कदम उठाए जा रहे हैं। और एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा भी की थी कि अब भारतीयों को आजाद कर देना चाहिए, भारतीयों का ये हक बनता है। तो एटली ने घोषणा की 20 फरवरी 1947 को कि भारत को 30 जून तक आजाद कर देंगे, और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को ये सारा व्यवस्था संभालने के लिए भेजा हुआ था। परंतु बात यह थी कि पाकिस्तान की मांग पर मुस्लिम लीग अड़ा हुआ था, और कांग्रेस चाहती थी कि किसी प्रकार का पार्टीशन नहीं हो। तो इन दोनों के बीच में सहमति के लिए वीपी मेनन ने तैयार किया ये प्लान, और प्लान करके ये पता लग गया कि अब भाई बिना जो पार्टीशन ऑफ इंडिया के ये काम संभव नहीं है। तो ये योजना बना करके माउंटबेटन को दी, और माउंटबेटन ने इसे 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया। इसे ही अपन माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें बात क्या थी। पहली बात थी भारत का विभाजन। भारत का विभाजन, भारत का विभाजन किस तरीके से होगा? तो देखो दो डोमिनियन स्टेट होंगे, एक तो भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा। तो पहली बात तो इसमें ये जो महत्वपूर्ण प्लान है माउंटबेटन योजना, ये भारत के विभाजन से संबंधित प्लान है। और यदि अपन से पूछा जाए कि भारत स्वतंत्र किस योजना के तहत हुआ था, तो वो भी माउंटबेटन योजना है, क्योंकि इसी में इसकी बातें आती है कि दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र यहाँ पे बनेंगे, अलग अलग देश बनेंगे, और अलग अलग इनकी संविधान सभा होगी, और अपने तरीके से संविधान का निर्माण करेंगे। दूसरी बात देखो, कि भारत और पाकिस्तान में सम्मिलित कौन होंगे, कौन किस से मिलकर के भारत बनेगा और किस से मिलकर के पाकिस्तान बनेगा। तो देखो, एक तो पाकिस्तान एक साइड ही भारत की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डेमोग्राफिक टाइप में बता रहा हूं। देखो, भारत का क्या किया गया? विभाजन, भारत के टुकड़े किए गए, किस प्लान के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। और इसमें पाकिस्तान में किन किन को शामिल किया गया? तो पाकिस्तान में एक तो किया गया सिंध, एक तो किसको शामिल किया गया? सिंध। एक किया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और एक यहां से पंजाब के टुकड़े किए गए, पंजाब को पूर्वी पंजाब और पश्चिम पंजाब में बांट दिया। पश्चिम पंजाब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और मुस्लिम बहुसंख्यक होने के कारण से पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। इसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, हालांकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो नेता हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने बिल्कुल पार्टीशन ऑफ इंडिया का विरोध किया था, फिर भी इन्हें भी इसमें शामिल कर लिया। और ये शामिल किस तरीके से हुआ था? जनमत संग्रह के माध्यम से। और जनमत तो साफ सी बात थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद देखो बात करेंगे अपने
अब देखो बात आएगी बंगाल की। तो बंगाल का भी क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए। एक तो बना दिया पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और दूसरा बन गया पश्चिम बंगाल। देखो ये जो पूरा बंगाल था ये भी एक प्रांत है। और आपको पता है व्यापारी कोठी ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले यदि स्थापना की बात करें और महत्वपूर्ण जो गढ़ था वो कलकत्ता बंगाल का एरिया ही था। तो इस बंगाल का यदि हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और 1911 में इसे पुनः एक कर दिया गया था। कहने का मतलब ये हो गया कि 1905 से ही इस प्रकार की ज्वाला निकलने लग गई थी कि भारत का विभाजन होगा। और उसी के बाद आपको पता है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो पूर्वी बंगाल को किस में शामिल कर दिया, पाकिस्तान में। और इस ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, पूर्वी पाकिस्तान। अब देखना आप, पाकिस्तान दो भागों में होगा। एक तो ये जितने भी प्रांत हैं इनको मिलाकर के पश्चिमी पाकिस्तान, और एक पूर्वी बंगाल जिसे वर्तमान में अपने बांग्लादेश बोलते हैं, बांग्लादेश। इससे बांग्लादेश का निर्माण 1972 में, आपको पता है 1971 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद इसका निर्माण हुआ, स्वतंत्र कंट्री के रूप में बना था। तो पूर्वी बंगाल जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, और ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इन्हें तो शामिल किया गया था पाकिस्तान में। और शेष जितना भी भारत है, जितनी भी रियासत, रियासत का अलग मुद्दा है। तो देखो और जितने भी प्रांत हैं वो सारे के सारे किस में शामिल होंगे, भारत में। एक छोटा सा एरिया और है, देखो ये एकदम ही इसके पास लगता है, पूर्वी बंगाल के पास, और असम का क्षेत्र है जिसे सिलहट, जिसे सिलहट के नाम से जानते हैं। और इस सिलहट एरिया है ये भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए सिलहट को भी पाकिस्तान में शामिल कर दिया। इस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और शेष जो प्रांत थे वो भारत में शामिल हो गए। अब बात आई देशी रियासतों की। देशी रियासत के जो भी प्रिंस थे उन प्रिंस को यह स्वतंत्रता दी गई कि आप भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ भी मिल सकते हो। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई थी। अब ये प्लान लेकर के आए कि भाई इस प्रकार का प्लान है माउंटबेटन में। अब देखो इस प्लान के लिए भारत के विभाजन का जो प्लान था इसे दोनों दलों के पास रखा। एक साइड में कांग्रेस, क्योंकि महत्वपूर्ण दल उस टाइम पर ये बड़े दो ही हैं, और एक है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। देखो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के पास इस प्रकार के प्रस्ताव को रखा। तो कांग्रेस ने क्या किया, 14 जून 1947 को एक सम्मेलन आयोजित किया। कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई 14 जून 1947 को। और इस बैठक की जो अध्यक्षता किसने की, तो जीबी पंत, जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी अध्यक्षता की। और इनकी अध्यक्षता में पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव रखा गया। जीबी पंत ने पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन की जो बात माउंटबेटन की योजना में की गई, इस बात को यहां पे रखा गया सभी कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों के सामने। इसे समर्थन दिया उसके बाद तो कांग्रेस के किन नेताओं ने पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन को सहमति दी। चलो इससे पहले थोड़ी बात करते हैं अपन कि कांग्रेस के पास ये प्लान था कि भाई भारत के टुकड़े होने, और इसके लिए इन्होंने बैठक आयोजित की दिल्ली में 14 जून 1947 को, जिसकी अध्यक्षता जीबी पंत ने की, गोविंद वल्लभ पंत ने की। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन भी कांग्रेस नहीं चाह रही थी, परंतु विभिन्न प्रकार की बातें अपन ने देखी
1942 का क्रिप्स मिशन देखा, 1945 का वेवेल प्लान देखा, 1940 का अगस्त प्रस्ताव देखा, कैबिनेट मिशन देखी, अंतरिम सरकार देखी। इन सब में मुस्लिम लीग अलग से पाकिस्तान की बात कर रही है। अब एक कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगा कि अब वास्तव में मुस्लिम लीग अपन कितनी भी कोशिश कर लें, परंतु वो साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। और जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार की मुस्लिम रियासतों में जहाँ पे हिंदू कम अल्पसंख्यक थे और मुस्लिम ज्यादा थे, तो वहां पे सांप्रदायिक दंगे हुए बहुत ज्यादा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए और साथ में भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से कांग्रेस को लगा कि यदि इस पल को गंवा दिया, यदि माउंटबेटन योजना को भी अपने विरोध कर दिया, और यदि इस प्रकार से ये योजना असफल हो गई, तो फिर पता नहीं भारत आजाद हुआ या नहीं होगा। तो इस प्रकार से दूसरी बात, मुस्लिम लीग इस बात पे अडिग थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रस्ताव का फिर समर्थन किया। तो समर्थन किन लोगों ने किया? एक तो देखो सरदार पटेल, सरदार पटेल, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। इस प्रस्ताव का इन कहने का मतलब ये हो गया कि कांग्रेस ने सहमति दे दी कि भाई हाँ, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाना चाहिए। अब एक साइड में अपन मुस्लिम लीग की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन ये भी करते हैं कि इस प्लान का कांग्रेस के अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। देखो विरोध करने वाले लोग कौन कौन से हैं। यदि इस प्लान के विरोध की बात करें कांग्रेस की तरफ से, तो विरोध किन लोगों ने किया? तो एक तो जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, एक तो ये। दूसरे चौथराम मिटवानी। देखो किया तो बहुत से लोगों ने विरोध, परंतु प्रमुख महत्वपूर्ण नेता चौथराम मिटवानी। और इसके बाद देखो और भी कई लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। इसके बाद देखो मुस्लिम लीग की चर्चा करते हैं अपन। यदि मुस्लिम लीग की चर्चा करें, तो मुस्लिम लीग में समर्थन करने वाले कौन कौन थे? तो मुस्लिम लीग तो आपको पता है पहले से ही क्या थी, इस चीज से खुश थी कि भाई हाँ, भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण नेता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और देखो बड़े नेताओं में अब्दुल निस्तार, अब्दुल निस्तार, लियाकत अली, लियाकत अली। देखो ये नेता हैं जिन्होंने क्या किया, इस प्लान को माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, क्योंकि ये पहले से ही तैयार थे कि हम पार्टीशन ऑफ इंडिया चाह रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, विरोध गफ्फार खान ने किया, चौथराम मिटवानी ने किया, और इसके साथ ही पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, और एक है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। देखो ये बातें वास्तव में इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन जो प्लान था, इसे कांग्रेस की तरफ से, मैंने आपको बताया कांग्रेस ने एक्सेप्ट किस में किया, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में। और बैठक की अध्यक्षता जीबी पंत ने की। इन लोगों ने समर्थन किया, इन लोगों ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने समर्थन किया। इन दोनों ने जब समर्थन किया, सहमति दी, तब जाकर के इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, अब माउंटबेटन योजना को पारित किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? पार्टीशन ऑफ इंडिया थी। अब इसके बाद ये जब स्वीकार कर लिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं थी इससे।
तो उसने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करके और भारत को कर दिया आजाद, भारत को स्वतंत्र कर दिया। इसके बारे में देखते हैं अपने कि जैसे ही माउंटबेटन प्लान आया, इससे प्लान में बात थी भारत के विभाजन की, तो माउंटबेटन के प्लान के अकॉर्डिंग ही इसको मूर्त रूप देने के उद्देश्य से कि हाँ भाई अब दोनों दल सहमत हैं, तो इस सहमति के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ऐसा करते हैं कि एक अधिनियम पारित करवाते हैं। तब क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम के, उन्होंने ब्रिटिश संसद में इस प्रस्ताव को रखा। देखो अपने भारत में संसदात्मक शासन है और संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन की देन है, और भारतीय संसद दो सदन की है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। उसी तरीके से ब्रिटिश संसद में भी दो सदन है। कौन कौन से सदन है, एक तो है हाउस ऑफ कॉमन और एक है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा इसको ऐसे बोल सकते हैं, भारत की तो लॉर्ड सभा राज्यसभा और हाउस ऑफ कॉमन है लोकसभा। तो इस हाउस ऑफ कॉमन के अंतर्गत क्लेमेंट एटली ने अपने प्रस्ताव को रखा। कब रखा, 4 जुलाई 1947 को इस प्रस्ताव को रखा, और यह प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन में रखने के बाद 15 जुलाई को पारित हुआ। 15 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हो गया कि हाँ हम इसके पक्ष में हैं। फिर लॉर्ड सभा में रखा गया 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड सभा में रखा गया। लॉर्ड सभा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और इसी दिन अपनी सहमति दे दी। तो लॉर्ड सभा से भी ये पारित हो गया। जब दोनों सदनों से पारित हो गया तो अंतिम रूप से ये चीज कहां पे गई, तो अंतिम रूप से ये चीज गई ब्रिटेन के सम्राट के पास। ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर के बाद ही ये अधिनियम बनेगा। तो ब्रिटिश सम्राट ने इसे कब पारित किया, इसको, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। ये इसका बैकग्राउंड था कि किस तरीके से ये पारित हुआ। मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन की जो बातें थी उसके अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन हो रहा था। उसके अनुसार अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी। अंतरिम गवर्नमेंट में जब ये मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया तब जाकर के पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात माउंटबेटन योजना में की गई, और माउंटबेटन योजना को फिर मूर्त रूप देने के लिए, सत्ता का स्थानांतरण करने के उद्देश्य से अंतिम एक्ट जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया वो आपके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, और वो पारित इस प्रकार से हुआ था। किसी प्रकार की कोई आपको समझने में दिक्कत हो तो बता देना इसमें। अब देखो इसमें प्रावधान कौन कौन से थे। ये जो प्लान था, इस प्लान के अनुसार जब पारित किया गया तो इसमें बातें कौन कौन सी। पहली बात क्या थी, ब्रिटिश शासन या इसे बोल सकते हैं प्रभुसत्ता या इसे बोल सकते हैं ब्रिटिश ताज की समाप्ति। पहली बात ये की गई कि अब ये ब्रिटेन की संसद ये सहमति देती है कि ये सत्ता का स्थानांतरण भारत को कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान को, और अब से ब्रिटिश शासन का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसकी मैं बताऊं आपको, ब्रिटिश शासन ने 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बना करके रखा। दो तरीके से शासन किया, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से
जिसे अपन ने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1858 तक शासन किया। उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक शासन किया ब्रिटिश ताज ने डायरेक्ट। अब आपके लिए प्रश्न है छोटा सा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल बनाए जाते कंपनी शासन में लागू किए जाते, तो कंपनी शासन की समाप्ति कब हुई, आपको ये आंसर में बताना है कमेंट में। तो पहली बात तो ब्रिटिश शासन या प्रभु सत्ता की समाप्ति हो गई। दूसरी बात भारत का विभाजन करके दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाएंगे। दो स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र और संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रकार के बाह्य दबाव के बिना स्वयं देश के जो भी सर्वे सर्वा हैं वो अपने डिसीजन निर्णय ले सकते हैं। तो दो स्वतंत्र राष्ट्र की बात इसमें की गई। और वो दो स्वतंत्र राष्ट्र कौन कौन से होंगे, जैसा कि मुस्लिम लीग चाह रही थी, तो एक तो भारत और एक पाकिस्तान। देखो गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने शुरू से ही इस चीज का विरोध किया है। और गांधी जी ने यहां तक की बात बोल दी थी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन यदि होगा तो वो मेरी लाश पे होगा। इस प्रकार की बात भी गांधी जी ने कही थी। परंतु जब बहुत ज्यादा हो गया, किसी चीज की अति हो गई और लगा कि अब ये सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और किसी भी प्रकार की आजादी भारत को नहीं मिलेगी यदि टुकड़े नहीं हुए थे, तब जाकर के गांधी जी ने भी सहमति दे दी थी। एक अपन ने देखा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो उन्होंने भी एक बात बोली थी कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपन निकले थे भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से और भारत के संप्रदाय के कारण से क्या हो गए, टुकड़े हो गए। इस प्रकार की बातें सैफुद्दीन किचलू ने की थी। अब देखो दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, कब होंगे, तो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 14 और 15 अगस्त की रात्रि को भारतीयों को सत्ता सौंप दी गई और ये सत्ता जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, भारत के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित प्रधानमंत्री। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था उस टाइम पर मध्य रात्रि को। इस भाषण को एक विशेष नाम से जाना जाता है, भाग्यवधु। भाग्यवधु से प्रतिष्ठित, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, चिर प्रतिष्ठित भेंट, या इसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देखो आप, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया मध्य रात्रि को, लगभग 48 मिनट के लगभग भाषण दिया गया। भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से उस भाषण को जानते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी बोलते हैं। और उसके बाद भारत यहाँ पे आजाद हो गया। पाकिस्तान ये मानती है, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे वो भी 15 अगस्त को ही आज़ाद हुई थी, परंतु वो अपने को ऐसे मानती है कि हम भारत से पहले स्वतंत्र हुए थे। उसने भी अपना पहला जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया था 15 अगस्त को ही, परंतु 1948 के बाद ही वो उसको कब से मनाना कर दिया प्रारंभ, 14 अगस्त से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का विभाजन की बात इसमें की गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रावधान इसमें किया गया, भारतीय राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत राज्य सचिव पद की समाप्ति, इसको समाप्त कर दिया गया।
देखो, भारत राज्य सचिव के बारे में अपन ने पढ़ा था। भारत राज्य सचिव का पद 1858 के एक्ट में आया था, जिसमें भारत परिषद का निर्माण किया गया। और भारत परिषद का निर्माण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। भारत राज्य सचिव, इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा एक कैबिनेट के मंत्री में से होगी। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो भारत राज्य सचिव का जो पद था, इस पद को क्या किया, समाप्त कर दिया। और ये मैंने आपको बताया 1858 में आया था। पहले भारत राज्य सचिव कौन बने थे उस टाइम पर? तो वो बने थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड। और यदि अंतिम की बात करें, जब ये समाप्त हो गया, तो अंतिम सचिव कौन था? तो लॉर्ड लिस्टवेल। लॉर्ड लिस्टवेल की, लॉर्ड लिस्टवेल, यानी अब लिस्ट खत्म हो गई इसकी, भारत राज्य सचिव की। परंतु एक अन्य प्रकार की बात यहाँ पे की गई कि कोई भी, ये जो दो देश बन रहे हैं, वो राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल के यदि सदस्य रहना चाहते हैं, यदि भारत और पाकिस्तान में से कोई भी सदस्य जो देश है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना चाहे, तो वो राष्ट्रमंडल के सचिव के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। तो राष्ट्रमंडल सचिव है, उसको सारी शक्ति भारत राज्य सचिव वाली दे दी गई थी। इस प्रकार की बात यहाँ पे हुई। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है, इसको आपको बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना है कि भारत राज्य सचिव के पद की समाप्ति हो गई, जिसमें पहला याद रखना है चार्ल्स वुड और अंतिम लॉर्ड लिस्टवेल आया था। नेक्स्ट देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यदि इसमें आती है, तो वो आती है कि सीमा आयोग की बात। सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी। सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी। अब देखना आप, सीमा आयोग किस तरीके से होगा और कैसे क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि एक तो पंजाब और एक बंगाल, पंजाब और बंगाल, इन दोनों का क्या हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था, इनका विभाजन हुआ था। कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं पंजाब के, वो पाकिस्तान में, और बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे। इस प्रकार की बात हुई थी। अब बात यह थी कि इसका सीमांकन कैसे होगा, इन राज्यों की सीमा का निर्धारण कैसे होगा। तो ये सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने के लिए ये सीमा आयोग की स्थापना की गई थी। इस सीमा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, सर रेडक्लिफ। आपने पढ़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेडक्लिफ रेखा के नाम से। इन्हीं के नाम के आधार पे उसे रेडक्लिफ कहा जाता है। तो अध्यक्ष रेडक्लिफ को बनाया गया, और इसमें कुल मिलाकर के सदस्य ये कार्य करने के लिए बनाए गए थे 4 सदस्य। 4 सदस्य इसमें बनाए गए, जिसमें यह तय किया गया कि 2 सदस्य तो होंगे मुस्लिम और 2 सदस्य होंगे हिंदू। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 सदस्य और ये अध्यक्ष मिलकर के तय करेंगे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से उसका निर्धारण होगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये संविधान सभा। दोनों देशों के लिए अलग अलग, दोनों देशों के लिए अलग अलग। अब देखना आप, भाई ये तय किया गया कि जब तक ये संविधान का निर्माण नहीं होता, तब तक ये जो दोनों देशों में शासन है वो 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। अब देखना, तो संविधान का निर्माण करने के लिए दोनों देशों में संविधान सभा बना थी। संविधान सभा तो वही थी जो पहले वाली थी, जिसमें 389 सदस्य थे,
जैसे ही विभाजन होता है तो जिस क्षेत्र के जो बंदे थे वो उन क्षेत्रों में शामिल हो गए। उसका संविधान सभा का अपन एक अलग से 2 वीडियो बनेंगे, पूर्णतः डिटेल के साथ उसमें अध्ययन करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे बात करें कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा बना थी, और वो संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। और जब तक संविधान बन करके तैयार नहीं होता तब तक उस काम को कौन करेगा, उस काम को करेगा 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट के अनुसार ये संविधान सभा करेगी। अब एक बार देखना आप, संविधान सभा के पास 2 काम हो गए, एक तो फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो संविधान का निर्माण करना, और दूसरा काम हो गया कि संविधान सभा विधानमंडल की तरह भी काम करेगी। कहने का मतलब ये सरकार का काम भी करेगी। सरकार का काम करे तो इनके सदस्यों के पास कोई नियम रेगुलेशन होने चाहिए, तो ऐसा अभी इनके पास कुछ है नहीं। इसलिए संविधान सभा के सदस्य जो सरकार बनेगी वो 1935 के एक्ट में जो प्रावधान है उनके अनुसार अपने देश में शासन व्यवस्था को संभालेगी। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। अब देखो नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि वाइस राय बन रहा था, वाइस राय, कभी वाइस राय कभी गवर्नर जनरल, ये इनके बारे में अपन ने देखा है। देखो गवर्नर जनरल की बात करें तो वो पद आया था आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और फिर मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करके उसे 1858 के एक्ट में वाइस राय बना दिया गया। कहने का मतलब ये पावरफुल थोड़ा ब्रिटिश सम्राट के डायरेक्ट अधीन काम करेगा, है ना, और इसके पास शक्तियां ब्रिटिश सम्राट वाली सारी रहेंगी। इसको पुनः है 1947 के एक्ट में गवर्नर जनरल में बदल दिया। कहने का मतलब अंतिम वाइस राय कौन बन गया, तो वो बात आएगी लॉर्ड माउंटबेटन की। और प्रथम कौन बना था, तो वो आप कमेंट में बनाना बताना कि भारत के प्रथम वाइस राय कौन थे। अब देखो गवर्नर जनरल बना दिया। अब गवर्नर जनरल दोनों में बनेंगी, भारत में भी बनेगा और पाकिस्तान में भी बनेगा। कब तक है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता तब तक। तो एक तो भारत और एक ये पाकिस्तान में बनेगा। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन। देखो भारत का किसे बना दिया, लॉर्ड माउंटबेटन को। और मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देखो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इसके बाद ये ब्रिटिश किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बनेगा। ये स्वतंत्र भारत का तो प्रथम है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया अंतिम जो गवर्नर जनरल है। इसके बाद जो भारत का बनेगा वो कौन है, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे छोटा सा प्रश्न डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि भारत के प्रथम और एकमात्र गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो सी राजगोपालाचारी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। अब पाकिस्तान में किसे बनाया, तो पाकिस्तान में यदि गवर्नर की बात करें तो वो बनाया मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और यहाँ पे देखो पीएम भी बनाया। जब तक कि संविधान तैयार होके काम करना प्रारंभ नहीं कर देते तब तक कि भारत का पीएम तो बनाया जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को। और इन्हें शपथ किसने दिलाई, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और पाकिस्तान में पीएम किसे बनाया, तो पाकिस्तान में पीएम बनाया था लियाकत अली को। देखो अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में आपने पढ़ा था, अंतरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, वित्त मंत्री,
वित्त का प्रभाग किसको दिया गया था? लियाकत अली को दिया गया था। ये सारी चीजें जब याद करोगे ना, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। जहां पे भी लियाकत अली की यदि बात आती है तो वो इसको यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रावधान देखो, अब मुख्य रूप से यदि देखें तो पार्टीशन ऑफ इंडिया करके दो डोमिनियन स्टेट बना दिए। देखो इसकी चर्चा अपन ने पहले से भी की है कि भारत के नेताओं के द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग समय समय पे की जाती रही है। 1927 की जो नेहरू समिति थी उसमें भी की थी इसकी मांगे। अब ये भारत को दो डोमिनियन स्टेट में औपनिवेशिक राज्यों के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया। एक तो भारत बन गया और एक अलग से पाकिस्तान। इस प्रकार की बात इसमें की गई। अब देखो एक छोटी सी बात है कि 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, इस स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ये मुख्य रूप से एक तो भारत को और पाकिस्तान को स्वतंत्र करने की बात, एक भारत राज्य सचिव इसके पद को समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात, सीमा आयोग की स्थापना की गई। अब अपन ने भारत की और पाकिस्तान की बात कर ली, परंतु देशी रियासतों की बात नहीं की। तो देशी रियासतों के लिए क्या प्रावधान था? देशी रियासत, देखो उस टाइम पर अपने बोर्ड की किताबों के अनुसार 565 रियासत थी टोटल, 565 रियासत। और इन 565 रियासतों को ये तय किया गया, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये प्रावधान किया गया कि देशी रियासतों के पास 3 ऑप्शन है। और वो ऑप्शन 3 कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है भारत में शामिल होना, भारत में शामिल हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान में शामिल होने का। और तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र अस्तित्व रखने का, स्वतंत्र अस्तित्व। अब देखो आप, मैंने बताया आपको कि देशी रियासत है उनके पास 3 प्रकार के प्रस्ताव हैं। पहला है भारत में शामिल, यदि राजा चाहता है देशी रियासत का तो भारत में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए तो पाकिस्तान में, और यदि स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहिए तो स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकता है। ये सारी चीजें अपन देखेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस स्वतंत्र होने से पहले 560 रियासत के लगभग रियासतें शामिल इसमें हो गई थी। एक सहमति पत्र पर साधारण रूप से हस्ताक्षर किया और लगभग शामिल हो गई थी। और ये 5 रियासत थी जिनको अलग तरीके से सैनिक कार्यवाही या जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था, जिसको अपन आगे चल करके कभी पढ़ेंगे रियासतों के एकीकरण के अंतर्गत। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। देखो आज अपन ने एक तो माउंटबेटन योजना की चर्चा की, दूसरी अपन ने बात की थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। अब से लेकर के जो स्टार्टिंग की क्लास थी, जिसे अपन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और अभी 1947 तक की बात की, भारत के आजाद होने से पहले तक, ये इसे अपन संवैधानिक इतिहास ही बोलेंगे, संवैधानिक इतिहास। एक मेजर जो पार्ट था भारतीय संविधान का, संवैधानिक इतिहास, जो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो करेंगे संविधान सभा से लेकर के, कि संविधान सभा ने किस प्रकार की कार्यवाही की, कितने दिन क्या अधिवेशन चला, कौन लोग शामिल थे, उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो सारी चर्चा उसमें करेंगे। तो देखो एकदम साधारण रूप से यहाँ पे समझाने का प्रयास किए हैं। यदि किसी को अब भी कोई डाउट है किसी प्रकार का तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, इस पे आपका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता।
आपके पास ये 1.5 GB जो नेट मिलता है, इसका यदि आप सदुपयोग करेंगे तो वो आप बिल्कुल आप यहाँ पे क्लास देखिए और अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आप पहली बार पढ़ोगे उससे संबंधित, और जितने भी वीडियो होते हैं, जितना भी कंटेंट तैयार किया जाता है, उसमें मेहनत वास्तव में लगती है। तो इसलिए आप ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।